तो चलिए आज असम के बारे में जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, असम इतिहास वर्तमान और भविष्य शीर्षक से, उसी से कुछ खास बातें ली हैं। हाँ, मकसद ये है कि असम का जो लंबा सफर रहा है, मतलब प्राचीन काल से लेकर आज की जो स्थिति है और कल क्या हो सकता है, उसे समझें। बिल्कुल। और ये दस्तावेज, जैसे आपने कहा, इतिहास, भूगोल, आज के मुद्दे और भविष्य सब पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और इतिहास तो वाकई कमाल का है। क्या ये पता था कि इस इलाके पर मतलब अहोम वंश ने करीब करीब 600 साल राज किया? 600 साल। हाँ या कि पुराने जमाने में इसे कामरूप कहते थे? हाँ, कामरूप, जिसका जिक्र तो महाभारत और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। अच्छा। और यहाँ वर्मन, म्लेच्छ, पाल राजवंशों ने शासन किया। और गुवाहाटी का जो कामाख्या मंदिर है वो भी इसी दौर में मतलब प्रमुख बना? बिल्कुल। ये शुरुआती राज्य जो थे वो पूर्वोत्तर में काफी शक्तिशाली थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर कहानी बदलती है 1228 ईस्वी के आसपास, जब ताई भाषी समूह अहोम लोग आए। म्यांमार से आए थे ना ये? हाँ, मौजूदा म्यांमार के इलाके से। और उन्होंने यहाँ अपनी सल्तनत कायम की। और ये राज चला लगभग 600 साल। ये तो मतलब भारत के इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले शासनों में से एक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कई बार मुगलों के हमलों का भी सामना किया, और वो भी सफलतापूर्वक। अरे वाह, ये बात तो सच में काफी दिलचस्प है। हाँ, लेकिन फिर वही होता है, समय के साथ अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे। और फिर बर्मी आक्रमण हुआ 1817 से 1826 के बीच। इसने उन्हें काफी कमजोर कर दिया। और यहीं से शायद अंग्रेजों को मौका मिला। बिल्कुल, यहीं से अंग्रेजों के हस्तक्षेप का रास्ता खुल गया। तो फिर वो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ और 1826 में यांडाबो की संधि हुई। हाँ, उस संधि के बाद ही अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। सही। और यहीं से फिर वो चाय बागान का दौर शुरू हुआ, तेल की खोज हुई। डिगबोई वाली। हाँ, डिगबोई रिफाइनरी, जो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है। और रेलवे लाइनें भी बिछी। अच्छा, एशिया की सबसे पुरानी, ये तो खास बात है। हाँ, और इसी दौर में असम ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। गोपीनाथ बोरदोलोई जैसे नेता थे उस वक्त, है ना? बिल्कुल, गोपीनाथ बोरदोलोई जैसे नेताओं ने बहुत काम किया ताकि असम भारत का हिस्सा तो बने, पर उसकी अपनी पहचान भी बनी रहे। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब असम, क्योंकि वो पहले से ही ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। हाँ, तो वो अपने आप ही भारत संघ का हिस्सा बन गया। लेकिन विभाजन के समय कुछ बदलाव हुआ था, सिलहट वाला मामला। हाँ, सिलहट जिला, जो अब बांग्लादेश में है, वहां जनमत संग्रह हुआ था और उसके बाद उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अच्छा। पर बाकी का असम भारत में ही रहा। और बाद में इसी बड़े असम से फिर चलकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्य बने। तो इस तरह आज का असम बना, जो पूर्वोत्तर भारत में है। सीमाएं भूटान, बांग्लादेश और कई भारतीय राज्यों से लगती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी, वो तो खैर जीवन रेखा है ही। हाँ, और काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। बिल्कुल। और यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी कमाल की है। असमिया, बोडो, मिशिंग, कार्बी, बंगाली, कितने सारे जातीय समुदाय एक साथ रहते हैं। सही कहा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो चाय तो है ही। असम टी दुनिया भर में मशहूर। हाँ, चाय, तेल और प्राकृतिक गैस, और रेशम भी, खासकर वो मूंगा रेशम। मूंगा सिल्क। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। हाँ, चुनौतियां भी काफी हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र में हर साल आने वाली बाढ़, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और औद्योगिक विकास भी शायद उतना तेज नहीं रहा। हाँ, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। और फिर वो पहचान वाले मुद्दे, बांग्लादेश से अप्रवासन का मुद्दा। हाँ, ये अप्रवासन वाला मुद्दा तो काफी पेचीदा रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से वो एनआरसी, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उसे अपडेट किया गया। और फिर सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जिस पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हाँ, बड़े पैमाने पर हुए थे। और कभी-कभी जाति तनाव भी देखने को मिलता है। हालांकि कोशिशें जारी हैं शांति और विकास के लिए। भविष्य की बात करें तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है। हाँ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसमें असम एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बन सकता है। बिल्कुल। उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो एक अहम कड़ी बन सकता है। पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चाय बागान हैं, ऐतिहासिक जगह हैं, और बिहू जैसा त्योहार है। ये सब टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, बिहू तो बहुत मशहूर है। हाँ। और सरकार भी कुछ कर रही है, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट। हाँ, हरित ऊर्जा पर भी जोर है। लेकिन जो पुरानी चुनौतियां हैं वो तो अभी भी हैं, जैसे बाढ़।
हाँ, बाढ़ तो बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए बेहतर आपदा प्रबंधन की जरूरत है और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी है। और एक और बड़ी चुनौती है इतने सारे जातीय समूहों के बीच शांति और एकता बनाए रखना, मतलब सबको साथ लेकर चलना। और युवाओं के लिए रोजगार। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए अच्छे अवसर पैदा करना एक प्राथमिकता है। तो लक्ष्य यही है कि एक शांत, समृद्ध असम बने, जहां बुनियादी ढांचा मजबूत हो, विकास संतुलित हो और हरित अर्थव्यवस्था में भी वो आगे रहे। तो हमने देखा कि असम का इतिहास कितना गहरा है, वर्तमान कितना कितना जीवंत और जटिल है, और भविष्य में कितनी संभावनाएं और चुनौतियां हैं। हाँ, और एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि देखिए, असम की जो लोकेशन है, जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, वो उसे एक्ट ईस्ट नीति के तहत आर्थिक विकास का मौका तो देती है। हाँ, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हैं, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी है। तो सवाल ये उठता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, साथ ही सामाजिक सद्भाव, इनके बीच सही तालमेल कैसे बैठेगा? यही शायद असम के अगले अध्याय को तय करेगा।